नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम 90 विधानसभा के विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। चुनावी शोरगुल सबाब पर है, लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। अलग अलग चरणों में प्रत्याशियों के भी टिकट आते गए थे। अभी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग सभी 90 विधानसभाओं में टिकट और प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। नामांकन भी आज का अंतिम दिन है, नामांकन भी होने का है और कुछ समय बाद नामांकन की समय भी अब खत्म होने वाला है। अभी हम तमाम इन सब विषयों के साथ साथ में पूरी तरह से तमाम जो विधानसभा हैं उनके हम एक तरह से समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किस तरह के मुद्दे उस क्षेत्र में हावी है, जनता क्या चाहती है, वोटर क्या चाहता है और कितने उस क्षेत्र में विकास हुए हैं। इन तमाम विषयों के साथ हम अपने दर्शकों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इसके विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के तौर पर हम तमाम जो मतदाताओं से भी चर्चा करते हैं और हमारे वहां के जो संवाददाता उनसे भी चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पाटन, जो देश और प्रदेश की निगाहें लगी हुई हॉट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और दूसरे चरण पे हम दूसरी बात करेंगे अहिवारा। तो सबसे पहले हम पाटन की बात करते हैं। पाटन अगर छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले का एक पाटन विधानसभा क्षेत्र है, यह हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, ये उनका क्षेत्र है और भाजपा ने इस बार दुर्ग के सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है। पहले ही जब टिकट का तय किया गया था तब उस समय सबसे पहले विजय बघेल का ही पाटन से नाम आया था। लगभग एक महीना से ही तैयारी लगातार विजय बघेल जी की चल रही है वहां पर और वर्तमान में दुर्ग के सांसद भी हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओबीसी मतदाता ही यहाँ पर सीटें तय करता है कि कौन जीत कर आएगा और कौन हारेगा। हार जीत को जो तय है वो ओबीसी मतदाता करते हैं। दूसरी बात अगर मैं बताना चाहूं आपको तो ये सीट सीधे सीधे तौर पे भाजपा और कांग्रेस के मध्य कांटे के टक्कर देखने को मिलता है। 3 बार के विधायक रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सीट पर अभी प्रत्याशी हैं और इसके अलावा बीजेपी दुर्ग के सांसद विजय बघेल हैं। अभी लगातार मैं जो बता रहा था आपको, इस बार फिर से विजय बघेल और भूपेश बघेल आमने सामने हैं। भूपेश बघेल के वो एक तरह से रिलेशन में भी आते हैं विजय बघेल जी के, विजय बघेल रिलेशन में भूपेश बघेल के, और चौथी बार विजय बघेल और भूपेश बघेल आमने सामने होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें पाटन विधानसभा की तो उम्मीदवारी इस बार भूपेश बघेल की है कांग्रेस से। तो दावेदार के तौर पे वहां पर किसी ने भी जमा नहीं किया था अपना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में, जो कि दावेदारी के तौर पे जो फॉर्म जमा किया जाता है। ऐसे में सीधे भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा के जो मौजूदा सांसद हैं विजय बघेल, वो अभी भाजपा के प्रत्याशी बनाए हैं। 2018 की बात करें तो भूपेश बघेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोतीलाल साहू को बड़े अंतर से हराया था। चूंकि रायपुर से के रहने वाले मोतीलाल साहू समाज में उनका बड़ा वर्ग, लेकिन वहां से पिछले बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और काफी बड़ी संख्या में वहां से वो हार गए थे पाटन से। तो इस सब विषय पर हम चर्चा करते हैं और लगातार और भी आगे हम विश्लेषण करेंगे। जुड़े हैं हमसे हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी पाटन से। जी, हम पाटन विधानसभा की बात कर रहे हैं। पाटन विधानसभा से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी मौजूद हैं वहां के मतदाताओं के साथ, वहां के वोटरों के साथ। आखिर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में किस तरह का काम, किस तरह का चुनावी माहौल देखने मिल रहा है, क्योंकि सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, जो दुर्ग के सांसद है विजय बघेल। जी सुबोध, बताएं क्या हालात हैं अभी और किस तरह के चल रहे हैं वहां पर चुनावी दौर। जी मोहित जी, अगर हम खास पाटन विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहां 125 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के ओबीसी जो मतदाता हैं
वह प्रभावित करते हैं चुनावी समीकरण को, वहां के प्रत्याशियों के जीत हार को वही तय करते हैं। एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर हम बात करें सीएम भूपेश बघेल के बारे में, तो पाटन से चुनाव लड़कर जीतकर जब वे मुख्यमंत्री के गद्दी पर आसीन हो गए तो पाटन को उन्होंने चमका सा दिया। सड़कों की बात करें, स्कूल की बात करें, सुविधाओं की बात करें, अन्य क्षेत्र, अन्य यानी कि किसानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र भी पाटन में खुल गया। ऐसे ही बहुत तमाम तरह के विकास कार्यों की उन्होंने वहां पे मैराथन लगा दी और लगातार अभी भी विकास कार्य होते रहे चुनाव के ठीक पहले तक। अब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि सांसद विजय बघेल की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया है, तो एक कड़ी चुनौती, कड़ा संघर्ष भूपेश बघेल को देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं विजय बघेल। अब तीसरा एक फ्रंट भी वहां पर खुल गया है, शुरू हो गया। जी हाँ, जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। अब यह वहां पर समीकरण दो कोणी नहीं बल्कि त्रिकोणी हो गए हैं अमित जोगी के नामांकन भरने से। बताया जा रहा है कि जोगी कांग्रेस की एंट्री से अब वहां पर जो वोटों का समीकरण है वह बदल जाएगा। चुनावी राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं अब उनके माथे पर शिकन साफ देखी जा रही है कि अब अमित जोगी के आने से मैदान में पाटन विधानसभा क्षेत्र में से उतरने से एक अलग ही समीकरण, एक अलग ही चीजें तय होने लगी हैं। इस बारे में बात करने के लिए मोहित जी मेरे साथ मौजूद है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के वह तमाम युवा मतदाता जो चुनाव के विश्लेषण को बोलें या मतदान को बोलें खासा मुख्य मुद्दे क्या है वो समझते हैं। बिल्कुल 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 हम समझना चाहेंगे सुबोध कि वहां के, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, काम तो खैर बहुत हुए हैं, अभी भी क्या ऐसे मुद्दे बचे हैं या ऐसे क्या काम होने बाकी हैं जो होने चाहिए? जी 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 मोहित जी, अगर बात करें पाटन विधान, आप सभी का सबसे पहले तो टीवी 24 के इस मंच में स्वागत है। अगर बात करें पाटन विधानसभा क्षेत्र की तो अभी जब विकास कार्य, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि तमाम तरह के विकास कार्य हो गए हैं, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, तमाम कृषि विज्ञान केंद्र बन गया, सड़कें सुधर गई, पानी की व्यवस्था आ गई, तो अब ऐसी कौन सी समस्या है या संकट है जिसे लेकर मैदान पे वहां प्रत्याशी उतरेंगे? सबसे पहले तो आपसे। पहली तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। विकास, सड़क बनना नहीं होता, विकास कॉलेज खुलना नहीं होता है, विकास होता है वहाँ जो रह रहे हैं उनके रोजगार देना। मुख्यमंत्री जी है और हमारी ही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अभी सांसद है, उन्होंने रोजगार को लेके युवाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। एक औद्योगिक क्षेत्र खोल सकते थे जिसमें रोजगार, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, आमदनी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने और सांसद जी ने, विजय बघेल जी ने अंधकार में ढकेल दिया है। इसका सबसे जागता हुआ प्रमाण आप पाटन में जाके देख सकते हो कि हर युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। हर युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। एक बड़ी बात है, युवाओं के बीच की बात, युवाओं और टीवी 24 के साथ जो बात सामने आ रही है कि युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। क्या वहां पर ऐसा कोई भी रोजगार को लेकर माहौल नहीं बना अभी तक कि वहां के युवा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पाटन चमक रहा है, ये चमक कुछ 6 महीने पहले की है। इसके पहले आप जाकर देखते हैं ना पाटन को, तो इतने गड्ढे कि वहां से निकलने में भी, कार में बैठे बैठे भी दर्द होने लग जाता था। दूसरी बात, बेरोजगारी को लेकर आपको कहना चाहूंगा मैं कि बेरोजगारी भत्ता की वाहवाही लूट रहे हैं भूपेश बघेल जी। 73% लोगों के फॉर्म भरे गए, 17% लोगों के एक्सेप्ट हुए, 10% लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और अपने आप को छत्तीसगढ़ में पहली सरकार कहते हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। चौथा, आपको ये बोलना, बेरोजगारी भत्ता क्या सभी युवाओं को नहीं मिल रहा है? सभी युवाओं को बिल्कुल बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार मात्र जो कृषि ग्रामीण बैंक से जिन किसानों के ऊपर कर्जा है, जो किसानों की बात करते हैं भूपेश बघेल जी, सिर्फ जो कृषि ग्रामीण बैंक से कर्जा हुआ है बैंक किसानों के ऊपर, सिर्फ उनका कर्जा माफ किया, बाकी किसानों का भी कोई ठिकाना नहीं। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमेंगे जाके तो किसान वैसे ही त्रस्त है जैसे पहले त्रस्त थे। किसान अभी भी त्रस्त हैं। कर्जा माफी की योजना लागू हो चुकी है, राजीव किसान न्याय योजना भी लागू है, बावजूद इसके अभी भी किसानों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कर्जा माफी का जो दौर चला उसमें भी सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए। मोहित जी।
मैं एक और भी समझना चाहूंगा, चूंकि बाटानगर क्षेत्र की बात करें, क्रेसर खदान बहुत ज्यादा है वहां पर और लगातार ब्लास्टिंग की वजह से भी मकानों में लगातार दरारें देखने मिलती है, भूजल स्तर भी काफी गिर गया है। क्या उस क्षेत्र में इस तरह की भी समस्या लगातार, क्या इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाई है? एक बड़ी बात सामने आ रही है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूमिगत जल स्रोत लगातार नीचे उतर गया है। सिंचाई की समस्या को लेकर भी कई सारी समस्याएं वहां पर किसानों के सामने मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? क्रेसर खदान भी है काफी वहां पर। मैं शीतकरण बहलवार, एक किसान अनुसूचित जाति के होए के नाते मैं पाटन विधानसभा के बारे में हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जो कार्यकाल है, जल्दी अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल है, उसमें तो कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कोई ऐसे संतुष्ट नहीं है, सब असंतुष्ट है। सब किसानी को लेकर अगर बात करें, भूमिगत जल स्रोत को लेकर बात करें, किसानी की समस्याओं को लेकर बात करें, की बड़ी तो समस्या है क्रेसर खदान किसान से। वहाँ पे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप लोग विकास, मीडिया में तो विकास बताते हैं, भूपेश बघेल विकास की बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा समस्या वास्तव में नरवा गरवा घुरवा बारी की जो बात करते हैं, तो नाला में कुछ नहीं है, केवल उनके ठेकेदार के द्वारा केवल वो जल संवर्धन के बाद जो योजना लाया गया वो तो टोटल फ्लॉप है। केवल ठेकेदार के माध्यम से उनके घर को भरा गया है और उन्हीं का विकास हुआ है। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ठेकेदारों के माध्यम से किसान की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की कोशिश मौजूदा सरकार के द्वारा की गई थी, तो वह केवल ठेकेदारों को ही उसका लाभ मिला है। बिल्कुल, हम पूरे तमाम मुद्दों की भी बात करेंगे, जैसे क्रेसर खदान भी है वहां पर सुबोध। तो क्रेसर खदान में भी ब्लास्टिंग का बड़ा मामला होता है, घरों में दरार आ जाते हैं, बहुत घटना दुर्घटना होती है। उसके लिए मौजूदा वहां पर स्थानीय प्रशासन ने भी कुछ किया है वहां पर? जी, अगर बात करें खदानों के बारे में, खासकर जिस तरह से खदानों की बात चल रही है, प्रेशर खदानों की वजह से भी वहां हमेशा ब्लास्टिंग होते रहती है, लगातार जमीनें खोदे जा रही हैं, जमीन के गर्भ को खोदा जा रहा है। तो इस बारे में वहां पे कोई शिकायत, कोई बात? इस बारे में शिकायत की बात तो ये है कि जैसे खदान अपना खोदा जा रहा है, जैसे खदान खोदते हैं तो उसमें नुकसान हमारा जमीन से होता है, हमारे खेत खलिहान को नुकसान होता है। उसमें भूपेश जी को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क आम आदमी को और किसान को पड़ता है। यानी कि जो प्रदेश सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, जब खदान की बात आती है, थ्रेशर खदानें चलती हैं, तो वहां की जमीन का जो दोहन, वहां के मिनरल्स का जो दोहन होता है, वह सीधे सीधे ठेकेदारों तक जाता है, वहां के आम नागरिक को उसका लाभ नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे? जब क्रेशर खुलता है उसमें जो ब्लास्टिंग होती है, आसपास के ग्रामीण एरिया में बहुत बार शिकायत हो चुकी है, पर जो खनिज अधिकारी हैं वो खुद मुख्यमंत्री के खास आदमी अपने आप को बताते हैं। जो जैसे लोगों द्वारा शिकायत की जाती है तो उन्होंने कहना है कि इसमें तो शेयर भी मुख्यमंत्री जी को जाता है, तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई एक बड़ा आरोप है वहां के नागरिकों के द्वारा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें काबिज होती हैं तो वे अपने ठेकेदारों को लाभान्वित करने में हमेशा लगे रहते हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टी और बड़े नेताओं के साथ। ये बिल्कुल सुबोध, आप बने रहिए, चूंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का गांव है पाटन क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से विकास के काम तो हुए हैं, रोड भी अच्छे बने, वहां तक जाने का पाटन ध्रुव बिलाइका का जो क्षेत्र आसपास का काफी अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन चूंकि काम जो होने होते हैं, निश्चित रूप से कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे आम मतदाता भी प्रभावित होता है और असंतुष्ट भी होता है। निश्चित रूप से पाटन विधानसभा में हम देखेंगे कि अगर इस बार लोकसभा के जो सांसद हैं, विजय बघेल भी मैदान में है, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री वो भी मैदान में है, कि मतदाता का रुझान किस ओर जाएगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। अब हम आगे बात करेंगे अहिवारा विधानसभा पर। अहिवारा विधानसभा की बात करें, अहिवारा विधानसभा निर्मल कोसरे कांग्रेस से, तो डोमन कोरसेवाड़ बीजेपी से इस वक्त मैदान में है। ग्रामीण क्षेत्रों से भरा अहिवारा क्षेत्र की बात करें, अहिवारा विधानसभा सीट 2008 के में परिसीमन के बाद पाटन विधानसभा से कटकर धमधा से मिलकर एक नया विधानसभा बना, जिससे अहिवारा की अगर बात करें तो अहिवारा जिसे नाम दिया गया, इस विधानसभा में अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यह विधानसभा जिले का सबसे बड़ा विधानसभा, जो दुर्ग जिला आता है उससे सबसे बड़ा विधानसभा अहिवारा क्षेत्र है। और यह भी माना जाता है कि अस्तित्व आने के बाद से ही लगातार 2 बार भाजपा जो है वो भाजपा का कब्जा रहा है वहां पर। एक बार अगर बात करें 2018 में कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार ने चुनाव लड़ा था और वहां से जीत दर्ज की थी। एक बड़ा ये भी है, अनुसूचित जाति के लोग वहां मतलब मतदाता की संख्या ज्यादा है
और वर्तमान में कांग्रेस में भी अगर हम बात करें रुद्र कुमार, तो पीछे मंत्री भी है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है ये तो खैर अब समय बताएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद ही चीजें पता चलता है। इस बार हालांकि अगर हम बात करें, बिल्कुल दो नए प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा से अगर हम बात करें तो डोमन कोरसेवाड़ा और कांग्रेस से निर्मल कोसरे। स्थानीय स्तर पे बात करें, काफी अच्छा इनका वर्चस्व है, अपने अपने पार्टियों में अच्छी दखल है। बात करें तो पार्षद से होकर युवा राजनीति से अभी आए हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसा फर्क पड़ेगा, ये हम समझेंगे सुबोध तिवारी अहिवारा विधानसभा के सीट के विश्लेषण को लेकर। सुबोध, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो दो विधानसभा अभी हम चर्चा कर रहे थे, पाटन, अभी अहिवारा के बारे में चर्चा करते, अहिवारा विधानसभा की हम बात करें, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इस बार दो नए प्रत्याशी मैदान में हैं। कैसे देखते हैं, लोगों का नजरिया कैसा है, क्या समीकरण होगा, मुद्दे क्या है वहां के? जी देखिए मोहित जी, अगर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक प्रकार से महंत परिवार का हमेशा से, राज महंत परिवार का हमेशा से कब्जा रहा है अहिवारा में। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो भी प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीते हैं वह महंत परिवार के ही सदस्य रहे या महंत समाज से उनको प्रतिनिधित्व करने रहे, चाहे वो डोमनलाल कोटेवाड़ा हो, कमलाराम डारे हो, गुरु रुद्र कुमार हो। तो इसी तरीके से जो देखा जा रहा है वहां पे जो समीकरण बैठता है, हमेशा जातिगत समीकरण को लेकर चुनाव लड़ा जाता है और उसी आधार पे प्रत्याशी को जीत भी मिलती है। और रही बात अगर विकास कार्यों के बारे में बात करें तो पिछले कई वर्षों से अहिवारा जो है अछूता सा रह गया था विकास कार्यों को लेकर। हालांकि उस क्षेत्र में औद्योगिक, उस अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी सड़कें जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही। अब कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है तो 4 साल बाद वहां सड़कों के निर्माण की बात आती है और अगर सड़क बन भी जाती है तो तमाम तरह की उबड़ खाबड़ चीजें जो है, सड़कें तोड़ी जाती हैं, उखाड़ी जाती हैं, फिर से बनाई जाती हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। हो सकता है कि जो राजनेता ये कहे कि चूंकि हमारा क्षेत्र है जो विकासवादी क्षेत्र है और विकास और निर्माण के कार्य लगातार चल रहे हैं, इस कारण इस तरह की परेशानियां आम हैं, यह इस तरह की समस्याएं आम हैं। वहां के मतदाताओं को थोड़ा सा विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को लेकर इतनी सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर संपूर्ण विकास की बात करें तो अभी तक दुर्ग जिले का जो अहिवारा विधानसभा है वह संपूर्ण विकास की गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य दिखते हैं जो शहर से लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे से लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम दूरस्थ इलाकों में जाते हैं तो वहां बस्तियां और ग्रामीण परिवेश साफ दिखाई देता है, समस्याएं साफ दिखाई देती हैं। समस्याओं को लेकर, समाधान को लेकर किसी भी तरह की कोई कोशिश, पुरजोर कोशिश नहीं दिखाई देती। स्थायी हल की बातें होती हैं तो वह भी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सुबोध, मैं समझ जाऊं, मुश्किल से 15 साल हो रहे हैं परिसीमन के बाद पाटन नया विधानसभा बना है, लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले बार की बात करें तो कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार ने विजय हासिल किया और पीएचई मंत्री भी हैं। हम अगर बात करें गुरु रुद्र कुमार, उन्होंने क्या काम किया उस क्षेत्र में? लगातार दौरा भी होता था, वहां पे लोगों से मिलते भी रहते थे। सतनामी वर्ग का एक बड़ा जनाधार है उस क्षेत्र में। हालांकि अन्य समाज भी है, कुर्मी, साहू, पिछड़ा वर्ग के अन्य भी मतदाता हैं, लेकिन ज्यादातर देखें तो सतनामी समाज, जो सतनाम समाज होते हैं, उनके ज्यादातर मतदाता है वहां पर, क्योंकि गुरु रुद्र कुमार भी सतनाम समाज के वो गुरु हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर अगर हम देखें तो किस तरह से काम हुआ है, क्या है विकास वहां पे, पिछले बार की हम बात करें, पिछले 5 साल में? जी बात करते हैं अगर 15 साल बनाम 5 साल की स्थिति देखें तो अहिवारा से आप आते हैं, आपका शुभ नाम? ऋषि टंडन। ऋषि जी, आप काफी समय से इस राजनीति के और राजनेताओं को देख रहे हैं। अगर विकास कार्यों की बात करें तो 5 साल बनाम 15 साल, अगर ये जो स्थिति है 15 और 5 की, उसके बनिस्बत क्या विकास कार्य वाकई हुए हैं या केवल अमली जामा पहनाने की बात को करके इसे यूं ही छोड़ दिया गया है? क्योंकि मैं अहिवारा से आता हूँ, विकास न 15 साल में हुआ न 5 साल में। अगर आप धमधा रोड, ग्रीन चौक, दुर्ग से चले जाएं तो पथरिया धमधा के लिए सहगांव पड़ता है, वहाँ के बच्चों के लिए जाने का जो रास्ता है, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय जाते हैं, बरसात में कई बच्चे गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ पूरा क्रेशर और इतनी बड़ी बड़ी वहाँ कंपनी हमारे अहिवारा विधानसभा में एसीसी जामुल है, जेके लक्ष्मी है, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं। विकास तो केवल और केवल ठेकेदारों को और कांग्रेस और भाजपा के लोगों के जेब पे हुआ है। विकास और जो निर्माण है वो केवल ठेकेदारों के ही लाभ तक सीमित होकर रह गया है और आम जनता की परेशानियों को लेकर वहां
प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कवायद, विशेष कवायद नहीं की। एक बड़ी बात है। और इससे तो सुबह चूंकि बड़ा क्षेत्र आता है, अहिवारा में औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र भी है अहिवारा। स्थानीय बेरोजगारी की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों को क्या रोजगार मिल पाया है, या वहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या कम में हो पाई है? क्योंकि लगातार सरकार बेरोजगारों की कमी और प्रशिक्षण देने की बात होती थी, बड़े बड़े फीडर और तमाम चीज जो है वो प्रशिक्षण की बात करती थी और बेरोजगारी हटाने की बात करती थी। तो कितना वहां पर बेरोजगारी हट पाया अहिवारा क्षेत्र से? जी, वहां पे बेरोजगारी को खत्म करने में वहां के औद्योगिक क्षेत्र कितने काबिल हो पाए हैं, कितने वहां के बेरोजगार की जो समस्या है, और वहां पे जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, यानी कि उच्च शिक्षित होने के बाद भी, क्या वहां के उद्योगों में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ही युवा बेरोजगार को नौकरी मिल पाती है? बिल्कुल नहीं। यही तो हमारी विडंबना है कि हमने उस क्षेत्र से दो राजमहल दिए और 5 साल हमारे समाज के धर्मगुरु रुद्रगुरु जी रहे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य मतलब वहाँ का पॉल्यूशन पूरा इतना है कि आप चले जाइए हमारा विधानसभा की किसी क्षेत्र में, इतने डस्ट और धूल है, गंदगी है, राइस मिलर है, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन स्तर आज भी वैसे का वैसे है। और वहाँ पूरा अहिवारा विधानसभा को खोदापुर कहा जाए तो कुछ गलत नीतिशक्ति नहीं होगी। वहाँ आप एक क्षेत्र में चले जाए, देखिए गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा आपको, वहाँ से मुरुम, वहाँ से गिट्टी सब चोरी करके जो है ये जो भाजपा और कांग्रेस के लोग चोरी करके उस क्षेत्र को जो और 50 साल पीछे ढकेल दिए, वहाँ कोई विकास नाम का चीज नहीं है। यानी कि अगर बात करें केवल रोजगार की ही नहीं बल्कि प्रदूषण की एक बड़ी समस्या वहाँ साफ दिखाई दे रही है। वहाँ के लोगों का जो कहना है, वहाँ केवल बेरोजगारी नहीं बल्कि जो जिस तरीके से उद्योगों की स्थापना हुई है उनके तरफ से भी जो प्रदूषण लगातार फैलाया जा रहा है। स्वाभाविक है, उद्योग है तो प्रदूषण होंगे, लेकिन क्या प्रदूषण को रोकने की कवायद की गई है? इसे लेकर भी जब हम अहिवारा के मतदाताओं से बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि प्रदूषण वहां पर चरम स्तर पर है, और यही वजह है कि वहाँ स्वास्थ्यगत जो हालात हैं काफी खराब है। बिल्कुल। मूलभूत समस्या की बात करें, और भी हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़े, उनसे भी आप चर्चा करें, वहां पे मूलभूत समस्या और भी क्या क्या है? जी जी, मूलभूत समस्या के बारे में अगर बात करें अहिवारा और पाटन और खासकर अहिवारा को क्षेत्र को लेकर, तो किस तरह के मूलभूत समस्याओं का समाधान हो पाया वहाँ पे? मैं डाकेश्वर प्रसाद साहू, पाटन विधानसभा से। आज अगर उद्योग दोनों क्षेत्रों में बताइएगा, आप पाटन से जरूर, लेकिन अहिवारा चूंकि वही पड़ोस में, तो दुर्ग जिला के भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित है। ऐसा दुर्ग जिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव से एक भी बच्चे डिप्लोमा नहीं किए हैं। प्रत्येक गांव में डिप्लोमा किए हुए बच्चे मिलेंगे, लेकिन आज कंपटीशन की भावना है, या चाचा भतीजा की जो सरकार है, एक बीजेपी में है, सांसद है, और दूसरा पाटन विधानसभा क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के सीएम है और पाटन विधानसभा से विधायक हैं। अगर चाहते तो क्या नहीं कर पाते गरीबों के लिए। शिक्षा, माँ बाप कितना मेहनत करके गांव से शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद भी पढ़ाई करने के बाद वापस गांव चले जाते हैं और हताश और बेबस होके इनको सिर्फ पौवा बेचने को मजबूर करते हैं। ये जब तक पौवा नहीं बेचेंगे तब तक तो इनको सौवा ही नहीं चढ़ेंगे। एक बड़ी बात सामने आ रही है मोहित जी कि वहां पर शराबखोरी काफी बढ़ गई है। चाहे पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें, चाहे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता है वो पाटन भी लगातार आना जाना करता है किसी न किसी काम से, तो एक जो जुड़ाव है अहिवारा और पाटन के बीच का, उसके मतदाता इन तमाम तरह की समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं, खासकर अगर नशे को लेकर बात करें तो। बिल्कुल। आप अगर वहां से बात भी करें तो स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। शराब की बात है, शराबबंदी की बात की जाती थी, लेकिन शराब बंद नहीं हो पाया, बल्कि अवैध शराब की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग वहां पर उद्योग को जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई। उद्योग जरूर है, लेकिन पर्यावरण का जो है वो सुधार या निराकरण नहीं हो पाया। पर्यावरण बेहद खराब स्थिति में है। आए दिन जो स्वास्थ्य है वो लोगों की खराब हो रही, गड्ढे हैं तमाम, ये इस तरह अभी अहिवारा क्षेत्र में है। आखिर इस बार के मुद्दे क्या होंगे? क्या चाह रही है जनता और कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? क्या अभी दो बिल्कुल नए प्रत्याशी मैदान में है, निर्मल कोसरे और डोमन कोरसेवाड़ा, कैसे देखते हैं वहां के स्थानीय नागरिक इसे? जी, एक बड़ी बात सामने आ रही है। निर्मल कोसरे जी जो हैं वह हालांकि निगम निकाय चुनाव में जो हमेशा रहे हैं और चुनावों की गतिविधियों में पर्दे के पीछे रहकर भी काम किया है। अब ये पहली बार विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और डोमन लाल कोरसेवाड़ा पहले भी विधायक रहे हैं। तो
तब और अब में क्या अंतर पाते हैं? क्या इस तरह की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं, उसके निराकरण को लेकर क्या दोनों में से कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो वह उसका समाधान निकाल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। इन लोगों ने, ये दोनों दल के जो प्रतिनिधि बन के आए हैं, इस क्षेत्र में केवल लूटने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार करने का काम किया है और बेरोजगारों के साथ गंदा मजाक किए हैं। उनके साथ कोई रोजगार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है राष्ट्रीय दल जो छत्तीसगढ़ लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी तो दिया जा रहा है बेरोजगारों वो को। तो अभी दे रहे हैं ना, अभी तो आवास भी दे रहे हैं, अभी और बहुत कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। बाकी 5 साल कहाँ गए थे? मिला कितने हर हम लोग को क्या मिल रहा है? हमारे अपने परिवार के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, कोरोना काल में हमारी जान चली जा रही थी, लोग शराब घर घर बांट रहे थे ऑनलाइन। बताइए, ये ऐसी सरकार है? ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे की बात है। ये हमारी ऐसी सरकार है कि कोरोना काल में हमारे जान को बचाने के अपेक्षा घरों घर शराबखोरी कर रहे थे। ये छत्तीसगढ़ को शराब मंडी बना दिया और अहिवारा को भी बना के रखे हैं। वहाँ चकना सेंटर कांग्रेस के लोगों का। समस्याएं तो हमने सुनी, लेकिन क्या उसका समाधान ये दोनों में से कोई भी प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। यहाँ के छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के द्वारा बनाएगी छत्तीसगढ़ जो क्षेत्रीय दल है, जनता जोगी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के द्वारा ही छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को और अहिवारा को भी। ये तो जोगी कांग्रेस की बात बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मैदान में खड़े हैं अहिवारा से, खासकर निर्मल कौशल और डोमनलाल कौरसेवाड़ा, अलग अलग पार्टियों से, तो इनकी बस ऐसा भी कोई भी व्यवहार या स्वभाव, ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है कि वे इन समस्याओं का समाधान कर सकें? देखिए, योग्यता एक अच्छी चीज होती है, अगली चीज होती है व्यक्ति के लिए, लेकिन वहाँ के काम के ऊपर आपको वोट किया जाएगा ना। आपने तो काम ही नहीं किया। चाहे भाजपा 15 साल भाजपा रही और 5 साल कांग्रेस के हमारे वहाँ रुद्र गुरु जी रहे, अगर उनको इस सीट में अगर काम किए रहते तो उसको सीट बदलने की जरूरत नहीं थी। जहाँ तक दोनों ही पार्टी प्रत्याशी जो है उनके बारे में साफ बताया जा रहा है कि पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा, उनके जीते हुए विधायकों ने काम नहीं किया और यही वजह है कि बार बार लोगों की सीट बदली जा रही है और पुराना विधायक दोबारा रिपीट नहीं होता। बिल्कुल 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 सुबोध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चुनावी विश्लेषण किया अहिवारा और पाटन का। हमारे तमाम दर्शकों को हम बता रहे थे कि मतदान 7 नवंबर और 13 नवंबर को होने हैं। पहले चरण में 20 विधानसभा के 7 नवंबर को मतदान होने हैं और उसके बाद दूसरे चरण की जो 70 विधानसभा वहां पर 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनावी दौर का समय चल रहा है। प्रत्याशी को रुझाने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं, अपने अपने वादे पूरे करने में लगे हुए हैं। इस वक्त बहुत सारे काम भी उस सभी तमाम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं ताकि जनता भी देखे कि हाँ इस क्षेत्र में काम है। लेकिन 5 साल देखें तो आज भी जनता से हम जिस तरह से रूबरू हो रहे थे, अहिवारा के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, काफी रुष्ट नजर आ रहे थे। काम को लेकर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन काम वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये तमाम विधानसभा की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में विकास अभी भी बाकी है। विकास का दौर चल रहा है, विकास चलने वाली सतत प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनका एक दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के, अपने देश के, प्रदेश के लोगों का विकास करे, उन क्षेत्र का विकास हो। आप जुड़े रहे हमसे, देखते रहिए टीवी 24। बहुत बहुत धन्यवाद।